नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। कल भी करीब करीब 10 घंटे के आसपास ये पूछताछ चली है और आज भी दूसरे दिन लगभग 4.5 घंटे की पूछताछ चली है। और इस पूरी कवायद के बीच अंदर पूछताछ चल रही है तो बाहर किस तरीके से कल भी वो जो तस्वीर नजर आई प्रदर्शन को लेकर के, कल की बात करें तो लगभग 10 घंटे पूछताछ हुई जिसमें राहुल गांधी से तमाम सारे सवाल किए गए। इस बीच राहुल गांधी ईडी दफ्तर जा रहे थे और कांग्रेस के समर्थक, क्या नेता, क्या पदाधिकारी किस तरीके से राहुल के अपने साथ होने का एहसास करा रहे थे और समर्थन में किस तरीके से कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। और इस बीच राहुल गांधी से दूसरे दिन भी पूछताछ जारी और पहले राउंड में 4.5 घंटे पूछताछ चली और लंच के बाद फिर से पूछताछ और नेशनल हेराल्ड मामले में यह पूछताछ। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, दूसरे दिन भी जारी है पूछताछ और आज 4.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। ईडी के सवाल और राहुल के जवाब। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। पूछताछ मैराथन जारी है और वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। इस तरीके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, गिरफ्तारियां हुई और हिरासत में कार्यकर्ता। ये तस्वीरें भी बताने के लिए काफी हैं कि सड़कों पर कांग्रेस ही किस तरीके से राहुल के लिए, तो राहुल गांधी के लिए, तो ईडी के चक्रव्यूह में राहुल गांधी और पूछताछ पर आखिर क्यों हो रही है इतनी पॉलिटिक्स से। आज 4.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई और ईडी के सवाल और राहुल के जवाब ईडी के अफसर कर रहे हैं लगातार पूछताछ और कल भी लगभग 10 घंटे की पूछताछ हुई। पूछताछ को लेकर के कांग्रेस का विरोध और देश भर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। तो नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार का आरोप। तो राहुल गांधी से फिलहाल दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है और पहले राउंड में 4.5 घंटे पूछताछ चली और लंच के बाद फिर से पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में यह पूछताछ। तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और दूसरे दिन में आज की बात करें तो आज फिलहाल 4.5 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। कल की बात करें तो कल पहले राउंड की पूछताछ हुई, उसके बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे जहां पर उनका हाल जाना और उसके बाद फिर ईडी ने उनसे पूछताछ की। तो ईडी के सवाल और राहुल के जवाब। ईडी के चक्रव्यूह में राहुल गांधी, तो अफसर लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कुछ जो खबरें आ रही हैं वो भी अंदर खाने से वो भी ये कि किस तरीके से तमाम ऐसे सवाल हैं, चाहे वो विदेशों में संपत्ति को लेकर के हो, चाहे वो उनके सीए को लेकर के हो, तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जो एक क्वेश्चनर करीब लगभग 50 से 55 पेज का जो सवाल है तो वो उनसे पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो जांच एक तरफ चल रही है, अंदर जांच चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो प्रदर्शन किस तरीके से चल रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मैराथन पूछताछ और कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में कार्यकर्ता और सड़कों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता किस तरीके से उतर करके उन्होंने प्रदर्शन किया। राहुल जी को ये जो हरासमेंट किया जा रहा है, किसी एक आदमी को बुलाना और रात भर उसको बिठाना, ये कहीं कानून नहीं है। कानून के तहत तो पूछताछ करके उसको भेज देते हैं और नेक्स्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 11 तक अगर उनको बिठा के पूछताछ करते रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो ये समझ के परे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को, ये तो कोई आज मैंने कभी देखा नहीं। कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए। हमारे क्या कहते हैं सीएलपी लीडर रहे, आप राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर खड़गे साहब, उनको आपने समन किया और कल रात पूरे दिल्ली के अंदर और देश के अंदर तो तमाशा भारतीय जनता पार्टी का, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात थी। राजनीतिक दबाव में राहुल जी को परेशान करना चाहते हैं। कल 8-10 घंटे पूछताछ के बाद भी उनका दिल नहीं भरा है तो उन्होंने आज एक बार फिर से विपक्ष को दबाने की साजिश रची है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, वो सड़क पर लड़ेगा, वो सत्याग्रह करेगा, वो राहुल जी के लिए आवाज बुलंद करेगा। तो ईडी के चक्रव्यूह में राहुल गांधी, सवालों और जवाबों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन एक तरफ पूछताछ चल रही है और दूसरी तरफ
प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तो जब जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही है तो उसके बाद फिर प्रदर्शन क्यों? और बड़ी बात यह है कि क्या जांच में कांग्रेस सहयोग करेगी? ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हैं। हरीश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रवक्ता कांग्रेस प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हैं, कानून विशेषज्ञ। दिलीप जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ सत्येंद्र कुमार सिंह जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सत्येंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहला सवाल बड़ी ही सादगी से मैं प्रदीप सिंह जी से जानूं। प्रदीप जी, एक कार्रवाई की जा रही है, एक पूछताछ की जा रही है और उस पूछताछ पर को लेकर के इस तरीके का सत्याग्रह। आलोक, ये पूछताछ सिर्फ राहुल गांधी जी से ही नहीं, आप देखिए तमाम ऐसे नेताओं से भी ये पूछताछ होती रही। और जब वो नेता घुटनों के बल आ गए या भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली तो वो पाक साफ हो गए, गंगा जल की तरह साफ हो गए। और ये युद्ध है एक तानाशाह के खिलाफ। हम ये कहना चाहते हैं कि तानाशाह के विरुद्ध छिड़ गया है गांधीवादी युद्ध। तुम लेकर आओ अपने सारे तोते, गीदड़ और गिद्ध, ये सत्याग्रह के संयम से हम खुद को सत्य करेंगे सिद्ध। ये कांग्रेस का वचन है, कांग्रेस आपका वायदा है। निश्चित तौर पर आप जब जब हमें दबाने की कोशिश करेंगे, और नेशनल हेराल्ड ये वो अखबार है जिसको ब्रितानी हुकूमत ने दबाने की कोशिश की। पहला प्रहार इस देश में क्रांतिकारियों के विरुद्ध अगर किसी ने किया तो ब्रितानी हुकूमत ने नेशनल हेराल्ड को की आवाज को दबाने का किया, और दूसरा प्रहार किया उन ब्रितानी हुकूमत के मुखबरों ने, गोडसेवादियों ने। और निश्चित तौर पर गोडसेवादियों ने बार बार गांधीवादियों पर प्रहार किया है और गांधीवादी सड़क पर आया है और ऊंची आवाज से बात करके आया है। दोबारा फिर गांधी गोडसे के वारिसों ने गांधी के वारिसों पर प्रहार किया है। निश्चित अच्छा, तौर ये पर बताइए गांधीवादी सत्य के साथ खड़े होंगे, सत्याग्रह के साथ ये लड़ाई जीतेंगे। आपने सारी बातें कर दी, आपने प्रदर्शन की बात भी कर दी, आपने सत्याग्रह की भी बात कर दी, आपने तमाम सारे उदाहरण। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात है कि एक जांच एजेंसी ने जांच के लिए बुलाया था कि आपको जांच में सहयोग करना चाहिए कि, और लेकिन उस तरीके से विरोध आप लोग कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपने ये नहीं कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे। डिपार्टमेंट हो, जी, सीबीआई हो, ये सारी चीजें जो भी इनके पास हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, ये सिर्फ सब इनके हथियार हैं। मोदी जी, आपने लगातार जो भी विपक्ष आपके सामने आवाज उठाता है, जो आपके अहंकार और गलत नीतियों पर सवाल खड़े करता है, आपने बार बार दबाने की कोशिश की है। चाहे वो रीजनल नेताओं की बात रही हो, चाहे राष्ट्रीय नेताओं की बात रही हो, लेकिन ये तय है आप लोग जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में आप लोग देश की जांच एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप ईडी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सीबीआई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप ईडी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। डिपार्टमेंट है जी, ये इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। ये जिसका जहां इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, या जहां कमजोर पड़ रही है, जहां इन्हें लगता है कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठ रही है, जहां इन्हें लगता है कि ये इनके श्रीलंका में जिन्होंने एक कंपनी के नुमाइंदे बनकर जिन्होंने ऊर्जा मंत्रालय का ठेका दिलाने का प्रयास किया, या फिर किसी और देश में दिलाया, जब ये सवाल खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तिलमिलाहट शुरू होती है। और उसके बाद प्रहार होता है विपक्ष के नेताओं पर, उन नेताओं पर जो सवाल खड़े करते हैं मोदी की तमाम अहंकारी और अराजक नीतियों के विरुद्ध। जी हरीश जी, ये अहंकार की बात आखिर कहां से आ गई? मैंने तो सीधा सीधा प्रदीप जी से सवाल किया था कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सरकार अपना काम करती है, तो ये अहंकार, प्रदर्शन, बदले की कार्रवाई, भाई कैसे इसका जवाब देंगे फिर अब आप? अब आलोक जी, असल में प्रदीप जी एक अच्छे अधिवक्ता हैं और अपने मुवक्किल की वकालत कर रहे हैं, और प्रायः जो वकील होते हैं वो अपने मुवक्किल की सारी कमियों को छिपाने का काम करते हैं। प्रदीप जी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने एजीएल में शेयर खरीदे थे और नेशनल हेराल्ड जैसी संस्था को खड़ा किया था 2000 करोड़ रुपए लगा करके, वो आखिर पैसे कहाँ गए? और यंग इंडिया को कैसे वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो एक राष्ट्रीय मकसद से लड़ाई कर रहे थे, वो उनकी तपस्या को श्रीमान राहुल गांधी और उनकी माताश्री ने
जो यंग इंडिया कंपनी बना के उसमें 76% शेयर लेकर के और सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, और वो भी कुल 50 लाख रुपए में। तो ये कैसे हुआ? वास्तविकता तो यह है कि आज ईडी को और देश को श्रीमान राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जो स्वाधीनता संग्राम के जो सिपाही थे, उनकी जो गाढ़ी कमाई थी, उन्होंने जिस तरह से नेशनल हेराल्ड जैसी संस्था को खड़ा किया था जी, उसको आखिर कैसे ट्रांसफ़र किया गया, उसके शेयर्स को कैसे ट्रांसफ़र किया गया यंग इंडिया में जी, और वो पैसा कहाँ गया, और जो 90 करोड़ रुपया कांग्रेस जनों का जो चंदा था, जो यंग इंडिया को इन्होंने लोन पे दिया, और किस हैसियत से उस लोन को माफ़ कर दिया, ये प्रदीप जी को बताना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, जो हरीश जी के सवाल है, हरीश जी आपने जो सवालों के जवाब दिए, मैं प्रदीप जी से इस सवाल का जरा जवाब लेता हूं। ऐसे ही कुछ सवालों का तो क्वेश्चनर तैयार किया था ईडी ने भी। एक बात और, एक सवाल और, अच्छा चलिए जी, एक सवाल और, हाँ ठीक, एक सवाल और जी, रखिए अपनी बात कि आखिर यंग इंडिया चैरिटेबल काज के लिए बनाई गई थी 2010 में, और 2010 से लेके 2016 तक एक भी कोई चैरिटेबल काज उसने नहीं किया जी, एक भी कोई चैरिटेबल के काम नहीं किए, इसका जवाब देना चाहिए जी। चलिए, और एक जो कलकत्ता ठीक है, की कंपनी यही है, सवाल है कि पूरा जिस तरीके से एक चैरिटेबल बनाई गई थी, मर्चेंडाइज चरित्रार्थ क्या निकल रहे, क्या मायने आखिर निकल करके आ रहे? प्रदीप जी, मेरा भी यही सवाल है आपसे कि कुछ ऐसे ही सवालों का जो था वो क्वेश्चनर में तैयार किया गया था, जो राहुल गांधी से लगातार जो पूछताछ चल रही है, लगातार कल भी और आज भी, ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका राहुल गांधी को ईडी के सामने जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से बिल्कुल सवालों से घबराहट क्यों, इस बात को पे पर्दा डालने के लिए सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है, बिल्कुल, और सत्याग्रह का एक नाम दिया है, सत्यमेव जयते की बात की जा रही है। चलिए, क्या यही सत्याग्रह और यही सत्यमेव जयते किसके क्या मायने जब पूछताछ की जा रही है तो आप में सहयोग करें, तो सिर्फ पूछताछ ही हो रही है। ठीक है, विपक्ष को सदन में बोलने देती, जो अहम सवाल है आपके चैनल में जी जी कांग्रेस के आप ये बात कह ही नहीं सकते, आप सदन से आप यहाँ पर तुलना, मैंने सबसे पहले, जनता ने भले ही आपको विपक्ष, जनता ने भले विपक्ष को मौका ना दिया, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे ही किया, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप जी से किया मैंने सवाल, आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी कर रहे हैं और आज ये विपक्ष को बोलने न देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कम से कम आज लीलाधर वाजपेयी के लिए, जिनकी मुखबिरी से लीलाधर वाजपेयी को 15-15 कोड़े पड़े, क्रांतिकारियों को कोड़े पड़े, उन्हें सजाएं हुई, आज वो लोग क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात लग रही है। वो लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, उनके उस विचारधारा के लोग जिन्होंने गोली, बंदूक से गोली निकलती है, उस महात्मा को सीने को चीरते हुए निकलती है, ऐसे लोग आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि आप ये बताना, आपने अभी यंग इंडिया कंपनी की बात की, यंग इंडिया कंपनी आपने स्वयं बताया एक चैरिटेबल संस्था है, आप इसके बाद आप ये कह रहे हो कि वो एक भी उसकी संपत्ति ना तो ट्रांसफर हो सकती है, ना इसका पैसा इधर से उधर जा सकता है, उसके बावजूद भी आप श्री राहुल गांधी पर आरोप लगाने की बात कर रहे हो। हम ये पूछना चाहते हैं, 90 करोड़ की बात आप कर रहे हो, जिसमें 67 करोड़ रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह और वीआरएस के लिए दिया गया, ये सबको मालूम है। उसके बाद आपने जो बिजली का बिल भवन का कर दिया, उसको उसमें दिया गया, ये भी सबको मालूम। अगर कोई बात है तो आपका जो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो उसको निकाल के लाएगा, लेकिन आपकी जो दृष्टि है लगातार विपक्षियों पर लगातार गलत तरीके से पड़ रही है। ये सवाल है, इन सवालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सर ये बात प्रदीप जी, ये बात आप खुद कह करके कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ पूछताछ की जा रही है, इससे सवाल हो रहा है कि आप लोग घबरा रहे हैं, क्या आप लोग खुद भ्रष्ट हैं क्या? सवाल इसलिए उठ रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो लोग जो
आपके सामने घुटने टेक दे रहे हैं जी। उन्हें आप पाक साफ बता रहे हो। जो भारतीय जनता मैं पार्टी क्यों ज्वाइन किसी कर को ले रहे हैं, पाक साफ उन्हें आप बताऊंगा? आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जी। जनता पार्टी कह रहे हैं, जो हाँ। आपके सामने घुटने टेक दे रहे हैं उन्हें जी। आप पाक साफ बता रहे जी। हैं। जो नेतागण आपकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं वो पाक साफ हो जाते जी। हैं, लेकिन जो आपसे सवाल कर लेते हैं, जो बेरोजगारी के नाम पर आपसे सवाल करते हैं, जो भ्रष्टाचार के नाम पर आपसे सवाल करते हैं, जो रफाल के नाम पर आपसे सवाल करते हैं, वो आपकी आंखों की किरकिरी बन जाते जी। हैं। और ये गांधी परिवार है, ये गांधी विचारधारा की पार्टी है, हम चलिए। गांधी के वारिस है। हम झुकते नहीं, हम लड़ते हैं, सत्याग्रह के साथ लड़ते हैं, सत्य के आग्रह के साथ लड़ते हैं और जीतते हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह जी जिस सत्याग्रह की बात की, और कल वो जो तस्वीरें भी सत्याग्रह को लेकर के देखी गई, अब लगता है कि इतिहास में दो सत्याग्रह, एक गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था और अब एक जो कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, अब ये भी दर्ज हो जाएगा कहीं ना कहीं। सत्येंद्र जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। सत्य का जो आग्रह यहाँ पे किया जा रहा है, एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि जब भी आपको लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें आपकी जो तंत्र है उसके खिलाफ आप कुछ बात कह सकते हैं, अपनी रख सकते हैं, तो सत्याग्रह की बात वहाँ पे होती थी। और वो जिस परिवेश में शुरुआत हुई थी सत्याग्रह की, आज़ादी से पहले की बात अगर हम करें, तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य था, परिदृश्य था। लेकिन आज के समय में जो ये बात आ रही है, जो एक मामला कहीं पे आप देख रहे हैं कि ईडी के समक्ष है और उसके समक्ष में आप ये सारी चीज़ों को, जो आपका जो व्यक्ति है, जो राजीव गांधी जी हैं जिनके ऊपर ये सारी बात आ रही है, सोनिया गांधी जी के ऊपर आ रही है, उसको जब वो मामला कहीं ना कहीं जांच के अंदर में है, जिस पे पूछताछ हो रही है, उसको एक प्रेशराइज करने के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सत्याग्रह हो रहा है। जांच एजेंसियां ही अल्टीमेटली इसका एक निर्णय करेंगी। अब मुद्दा ये आ रहा है कि अगर किसी कारण से भी इसमें कोई भी फैसला होता है, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, राहुल गांधी जी के खिलाफ हो या पक्ष में हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा उस कांग्रेस पार्टी में, ये भी हमें देखने की आवश्यकता है। वर्तमान में आप देखिए कि धीरे धीरे जो राज्यों से पत्ता साफ होता जा रहा है कांग्रेस का, और उनके जो मुद्दे, जो अभी आदरणीय प्रदीप जी ने भी कहे कि भाई हम बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, अन्य मुद्दों की बात करते हैं, जब भी ये मुद्दे लेके आप देखे हैं, आप इलेक्शंस में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, हर जगहों पे कहीं ना कहीं जनता ने उसको एक प्रकार से नकारा है। हो सकता है कि जो नीतियां सरकार की रही हैं उसको जनता ने समर्थन किया हो, तो अगर उन मुद्दों को भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हुए हम पाते हैं, तो फिर उस मुद्दों को अगर हाईलाइट ये नहीं करेंगे या इसके परिवेश में या इसके परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अन्य मुद्दों को अगर हाईलाइट नहीं करेंगे, तो वजूद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का मिटता हुआ प्रतीत हो रहा है उसको हमें कहीं ना कहीं सामने लेके आना होगा। संभवतः इसी जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक माहौल बनाने की कोशिश, एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी साफ तौर पर कहा जा सकता है। चलिए, मैं अब राजनीति से इतर जरा कुछ चीजों को समझूंगा, जो तमाम सारी चीजों का जब जिक्र हो रहा था। दिलीप यशवर्धन जी, राजनीति की बात तो हो गई कि भाई पूछताछ चल रही है, प्रदर्शन हो रहा है, सत्याग्रह नाम दिया गया, सत्यमेव जयते की बात की जा रही है, ईडी ने ये फिर से ये मामला खोला है, क्या आधार था, किस आधार पर ये खोला, मैं जरा आपसे समझूंगा। आलोक जी, बहुत सारे फैक्ट हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। जी जी। सबसे पहले तो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने कोई एक्शन लिया है तो उस एक्शन के खिलाफ या तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी हो सकती है या जुडिशियल रेमेडी हो सकती है। सड़क पर धरना प्रदर्शन किसी तरह की कोई रेमेडी नहीं है, पहला बात। दूसरी बात, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1956 में हुआ था, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। जब ये कंप्लेंट फाइल हुई सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा 2012 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दूर दूर तक नहीं थी, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। और 2010 में जब यंग इंडिया लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया और जब एजेएल के शेयर्स इसमें ट्रांसफर किए गए, 5 लाख शेयर से ये कंपनी बनी और 50 लाख की अथराइज और पेडअप कैपिटल थी, उसके बदले 5000 करोड़ की एसेट को एक्वायर किया गया, जिसका रीजन दिया गया था कि जो 90 करोड़ का लोन पॉलिटिकल पार्टी से ट्रांसफर किया गया था। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी का पैसा या जो चंदे का पैसा है वो लीगली किसी कॉमर्शियल पर्पज से ट्रांसफर किया जा सकता है? जवाब है नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों ही इस बात पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अब मेरा कहना यह है कि मैं ये मान लेता हूं प्रदीप जी की बात या जो धरना प्रदर्शन हो रहा है कि ये जो ईडी की कार्यवाही है ये राजनीति से प्रेरित है। हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रभाव में आकर के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कोई भी डिसीजन कोर्ट में चैलेंजेबल होता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी अगर कोई डिसीजन अपना बनाएगी, कोई भी अपनी रिपोर्ट फॉर्म करेगी, तो वो एविडेंसेस के बिहाफ पर करेगी और जो राहुल गांधी जी से पूछताछ हो रही है उसके बिहाफ पर करेगी। यानी कि स्टेटमेंट और एविडेंसेस अगर एक दूसरे के समकक्ष होंगे तो राहुल गांधी जी फ्री हो जाएंगे,
और अगर दोनों में विरोधाभास होगा जी। तो ये केस तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। अब एविडेंसेस राहुल गांधी के फेवर में हैं या नहीं है, ये बात या तो ईडी सिद्ध करेगा या आगे कोर्ट सिद्ध करेगी। तो ये जो सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, गांधीवादी की बात, गोडसेवादी की बात, कितनी इन बातों को आसान सी मतलब ही भाषा नहीं है में यहाँ पर। दिलीप यशवर्धन जी ने समझा दिया। प्रदीप जी देखिए, बस किस लिए कोई अभी गिरफ्तारी नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक पूछताछ हो रही है, बस एक मिलान किया जाएगा बस। नहीं, निश्चित तौर पर हम ये कह फिर- रहे हैं जो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो पूछताछ कर रहा है उस पर क्या कोई हस्तक्षेप कांग्रेस पार्टी कर रही क्या? और कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मोदी जी के कहने पर ये काम कर रहा है और ये हमारा अधिकार है कि हम सत्याग्रह करेंगे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे, मोदी जी को बेनकाब करेंगे, ये हमारा अधिकार है और ये हम करेंगे, सत्य के आग्रह के साथ करेंगे। और आप देखिएगा आने वाले समय पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम तमाम नेताओं का नाम नहीं लेना चाहते, तमाम नेताओं के खिलाफ इन्हीं की सीबीआई, इन्हीं की ईडी पहुंची और भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के बाद वो पाक साफ हो गए। आज उनके मंत्रालय में मंत्री भी हैं, बड़े बड़े नेता भी हैं। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है और ये मोदी जी के इशारों पे काम कर रहे हैं। ये बात बार बार सिद्ध हुई है और हम इसके विरोध में लगातार खड़े हैं, सत्य के आग्रह के साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पर सत्य की जीत। प्रदीप जी, सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप जांच एजेंसियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन खुद भी तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आलोक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है और आप कह रहे हैं जी, कि जी। इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अगर दबाव में आ सकता है, अगर आप ये मान रहे हैं तो ये बताइए, तो इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा दबाव किसका होता है? देश के प्रधानमंत्री का होगा, सरकार का होगा, या सड़क पे आकर जो प्रदर्शन करने वाले लोगों का? आपने माना, कम से कम आपने माना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने माना कि ईडी पर दबाव बनाया जा रहा है, वो दबाव में आ सकती है। तो निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में आएगी, ना कि प्रदर्शन करने वाले लोगों के दबाव में आएगी। तो ये बात तो आपने मान ली और यही तो हम कहना चाहते हैं। हमने तो बहुत कुछ मान लिया, हमारी आप बात मत करिए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात कर रहे हैं बात और आपने भी ये बात कही कि हमने दबाव बनाया। अगर हमारे दबाव पर ईडी मान रही है तो सरकार के दबाव में हमसे ज्यादा मानेगी। यही बात हम कहना चाहते हैं और यही बात देश की आवाज कहना चाहती है। सवाल आम जनमानस के दिमाग में, जहन में यही चल रहा है कि एक आम सी पूछताछ हो रही है और उसको लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हरीश जी, कुल मिलाकर के लगातार जांच एजेंसियों पर सीधा सीधा सवाल उठाया जा रहा है। जी, कुल मिलाकर के आखिर क्या संदेशा देना चाह रही सरकार और ईडी का राहुल से पूछताछ क्या संदेशा है किसी तरीके का विपक्षियों को? हाँ आलोक जी, मुझे लगता है कि प्रदीप जी, कांग्रेस पार्टी की सरकारें जिस तरह से 1956 से ईडी का इस्तेमाल कर रही थी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही थी, आज प्रदीप जी के जहन में वही बसा है। लेकिन मोदी जी की सरकार संविधान से चलती है, कानून से चलती है और जो भी वो आम हो या खास हो, वो जो भी कहीं अपराध में उसकी संलिप्तता पाई गई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यह चाहे जितना दबाव बनाने की कोशिश करें, चाहे जितना जो मूल प्रश्न है उसका जवाब प्रदीप जी नहीं दे रहे हैं कि आखिर 5000 ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर जो 2000 करोड़ के थे, वो कैसे आखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ट्रांसफर हो गए 76%? इसका जवाब इनके पास नहीं है। ये सारी संपत्तियां बेच करके कहां ले गए, इसका जवाब इनके पास नहीं है। हरीश जी, वो सवाल प्रवर्तन निदेशालय में पूछे जाएंगे। जो चैरिटेबल काज के लिए बनाई गई थी, ऐसे सवाल वो 2010 से 2016 तक आखिर कौन से चैरिटेबल काज किए, हरीश जी ये बताए। इसका जवाब इनके पास नहीं है। विपक्ष उठा रहा है। मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप बेबाकी से दें कि एक कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप समूचे विपक्ष को दें। हरीश जी, बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आप समूचे विपक्ष को दें जो लगातार उठ रहा है। मैं इसको पूरी तरह से सिरे से खारिज करता हूं और कांग्रेस पार्टी के मित्रों को सलाह देता हूं कि सच का सामना करें और जो सच है वो सामने आएगा। कानून है, न्यायालय है, जांच एजेंसी जांच कर रही है। 2013 में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, तब से लेकर के आज तक जांच एजेंसियां काम कर रही, उनके पास कोई पुख्ता इसके सबूत होंगे
जिसके आधार पे वो इन पूछताछ कर रही है और इस सारे मामले को लेकर के आगे बढ़ी है। मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार का जो मामला है ये देश की जनता के सामने आएगा और देश की जो लोगों की जो कमाई का पैसा है वो लोगों के सरकार के पास आएगा, लोगों के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए लगेगा। ये जो लेकिन बड़ा सवाल है कि वो पैसा पहले आए तो सत्येंद्र जी, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए कि इस बीच मैंने देखा कि जांच एजेंसियों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे, चाहे वो ईडी की बात करें, चाहे वो सीबीआई की बात करें, चाहे वो आईटी को लेकर के बात करें। 2014 के आसपास की अगर बात करें तो किस तरीके से सीबीआई को लेकर के उस वक्त भी सवाल उठे थे कि तोता कहा गया था। इस राजनीति के चक्कर में, इस आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं इस दायरे में आ जाती जांच के। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बात कही। मैं वही कहने ही जा रहा था कि जो सीबीआई थी उसको भी तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और उस समय जो सरकार थी ऑब्वियसली वो बीजेपी की नहीं थी। तो ऐसे सवाल बहुत पहले से भी उठते रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं कि जो भी जांच एजेंसियां हैं, जैसे आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अन्य जांच एजेंसियां हों, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सरकार के प्रभाव में वो कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, ये माना जाता है और इस पर स्पष्ट टिप्पणी भी आपको सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई है। लेकिन अगर ये चीज़ है तो दूसरा पार्ट ये आता है कि जब हम उस एजेंसी के ऊपर हम बात करते हैं जो उसके ऊपर पूरे तथ्यों को कहीं ना कहीं विश्लेषण करती है, उसके पास एविडेंसेस होते हैं और उसके सापेक्ष वो कहीं ना कहीं सवाल पूछती है, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं ये भी हमें देखना है कि जब आप सड़कों पे उतरते हैं, सत्याग्रह का नाम आप उसे देते हैं और सड़कों पे उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो एक प्रेशराइज करना चाहते हैं उस एजेंसी को कि भाई जनमानस की भावना ये है, इस तरह के हम विरोध कर रहे हैं, हम यहाँ पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं। तो एक इन्फोर्समेंट एजेंसी जो भी है, डायरेक्टरेट है, उसको भी आप बात कह रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सत्याग्रह का यहाँ पे हम दो प्रारूप देख रहे हैं। राजनीतिक के हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज और करें तो ये आप देखेंगे कि जो अभी सत्याग्रह हो रहा है, राहुल गांधी जी के सब जो ये कार्यक्रम है और पूरे देशव्यापी इसमें आंदोलन की हम पूरी श्रृंखला देख रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन इसी का जो दूसरा प्रारूप है जिसको बीजेपी इस वक्त हाईलाइट कर रही है, और खासतौर से जब मोदी जी की जब इस तरह के ऊपर एक कोई केस हुआ था और उसमें वो जांच की एजेंसियों के साथ पूरा एक कोऑपरेशन उन्होंने किया था और कोई विरोध नहीं था, कहीं पे कुछ भी नहीं था। तो ये दो जो सेपरेट नैरेटिव्स हैं, ये एक आपस में वर्सेस हो रहा है कि मोदी का वो वाला जो जांच हुई थी वर्सेस राहुल गांधी की ये जांच। तो इसका जो आने वाला जो इम्पैक्ट है, जिसको बहुत अच्छे से ऑब्वियसली बीजेपी का एक अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से मार्केट भी करता है, इसको बहुत अच्छे से वो हाईलाइट करते हुए इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगा। चलिए, राजनीतिक नफे नुकसान के बीच अगर दिलीप यशवर्धन जी, अगर मैं इस पूरे मामले को लेकर के, अगर इसकी टाइमिंग्स को लेकर के अगर सवाल उठाएं तो मैं जरा चाहूंगा इस पर आपकी प्रतिक्रिया। आलोक जी, एक सवाल बड़ा ये आता है, जैसे विपक्ष ये कह रहा है या कांग्रेस का ये इल्ज़ाम है कि ये जो एजेंसीज हैं ये सरकार के दबाव में काम करती हैं। सवाल ये उठता है कि एजेंसी सरकार के दबाव में काम नहीं करेंगे तो किसके दबाव में काम करेंगी? सरकार के अंडर में आती हैं जितनी भी एजेंसी हो, सरकार के अब उस दबाव को आप नेगेटिव रूप में देख लीजिए या पॉजिटिव रूप में या दिशा निर्देश भी कह सकते जी। दिशा निर्देश एक दबाव है, जाहिर सी बात है कि सरकार जिस उद्देश्य से कुर्सी पर बैठा ली जाती है पब्लिक के द्वारा, तो पब्लिक को वो रिजल्ट सर्व करना होता है, तो वो सरकार का दबाव रहता ही रहता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जितनी भी रेवेन्यू एजेंसीज हैं, जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन सब के ऊपर सरकार का दबाव रहता है और डिस्पोजल के लिए भी रहता है। लेकिन सरकार के दबाव में अगर ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुछ गलत कर भी देती हैं तो भी इसके ऊपर जुडिशरी बैठी है जो सरकार के दबाव में नहीं होती है। अब रही बात जो आपका सवाल था कि टाइमिंग, मैंने कहा कि 2012 में जब ये केस फाइल किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा की सरकार बनने की दूर दूर तक कहीं कोई आसार नहीं थे 2012 में कि 14 में मोदी जी प्रेसिडेंट बहुमत से आ जाएंगे। तो ये सोच करके तो केस नहीं फाइल किया गया था कि आने वाले 2-4 सालों बाद भाजपा की सरकार आएगी तो हम प्रेशर करके इस केस को जल्दी उबार देंगे। ये जो ड्यू प्रोसेस है 12 से लेकर के 21 9 साल हो गया। अगर 9 साल में भी किसी केस का डिस्पोजल नहीं होगा तो आप खुद सवाल उठाएंगे कि इस देश की एजेंसियां करती क्या हैं। 9-9 साल 10-10 साल 20-20 साल केस पड़ा रहा है, उसका कोई डिस्पोजल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये ईडी की कार्यवाही है, ये टाइम लेगी, फिर इसके बाद ये केसेस कोर्ट में जाएंगे, तो कई साल तक चलेंगे। हम एक तरफ जब कोई अन्याय होता है तो हम इस देश की न्यायिक प्रक्रिया को खराब कहते हैं कि साहब यहाँ तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, और अगर चीजें टाइम से हो रही तो हम ये कहते हैं साहब दबाव करके हमको जल्दी किया जा रहा है। अगर कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पोजल होगा कि नहीं होगा, ये प्रदीप भाई भी बताएंगे। कि कोर्ट में अगर कोई केस फाइल है तो उसका डिस्पोजल तो प्रदीप भाई होगा कि नहीं होगा? जी होगा। अब होने की टाइम लिमिट क्या होती है? अर्ली डिस्पोजल कर लीजिए या टाइमली डिस्पोजल कर लीजिए, लेट डिस्पोजल कह लीजिए, उसका डिस्पोजल आज होगा या 1.5 साल बाद होगा, होगा तो है।
और सरकार के कहने पे ही होगा, सरकार के दबाव पे ही होगा। आप अगर उन कार्यवाही से खुश नहीं है तो आप कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं। अगर कोई जुडिशियल रेमेडी होती आलोक जी तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे नहीं उतरती, कोर्ट चली गई होती। जी तो बिल्कुल, आखिर जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। और सवाल ये कि स्मृति ईरानी ने भी साफ तौर पर कहा कि ये सारा का सारा मामला जो है वो 200 करोड़ का है। तो कुछ और भी सवालों के हम जवाब लेंगे। फिलहाल कुरुक्षेत्र जारी है, मेहमान बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।